हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में इस चैप्टर में है। लेकिन आज हम लोग केवल पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज केवल हम लोग पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि पियाजे ने कितनी कितनी अवस्थाएं बताई है, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, वो बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वो चारों चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमारी बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, हमने शॉर्ट में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वो लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। ये जो पियाजे मतलब उन स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, और वो जीन पियाजे जो थे वो एक रचनावादी वैज्ञानिक थे। रचनावादी वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? रचनावाद उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए जब कोई बच्चा या कोई इंसान किस तरीके से किसी बारे में सोचता है, एक तरीके से हम लोग जान लेते हैं। सबकी अपनी 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 राय होती है, सबका अपना अपना विचार होता है, तो वही जो विचारधारा बन जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किस तरीके से सीख रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसको जिस नज़रिए से देखा जाएगा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देखेंगे तो वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को खेल कूद के ज़रिए सिखाना चाहता है, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी, उसे जो कुछ भी सिखाना चाहता है वो खेल कूद के माध्यम से सिखाना चाहता है। जो बच्चा है वो सक्रिय रूप से होके सीखे, ठीक है। और कोई सोचता है कि बच्चे को हम बाहर के वातावरण में लेके जाएं, उसे घुमाएं ताकि वो बाहर के वातावरण से अपने आप कुछ सीखे, ठीक है। और कोई सोचता है कि वो मतलब कुछ करके सीखे। तो ये जो है ये दो विचारधारा बच गई, मतलब दो विचारधारा में बट गया। जो सक्रिय रूप से सिखाना चाहता है, जो अपनी एक्टिविटी से जो बच्चा सीखेगा, इस एक्टिविटी से जो सीखेगा उसके बारे में जिसकी राय होगी वो रचनावादी हो जाता है। और जो वातावरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा वो हो जाएगा व्यवहारिक। तो जो पियाजे थे वो रचनावादी थे, मतलब ये पियाजे बच्चों को सक्रिय रूप से सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो ये रचनावादी वैज्ञानिक थे जीन पियाजे जो बताए थे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक शब्द को हम जान लेते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब हो जाता है कि संज्ञानात्मक का पूरा जो कनेक्शन जाता है वो मस्तिष्क से जाता है। बच्चा दिमाग से क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, मतलब बच्चा तर्क, चिंतन, सोचने समझने की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता, जो कुछ भी आ जाएगा, दिमाग से किया हुआ हर कार्य, दिमाग से सोचा हुआ हर कार्य, वो सभी किस में आएंगे? संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। वो संज्ञानात्मक में आएंगे। तो उसी जब जो सोचता है बालक, जो चिंतन करता है, जो तर्क करता है, उसी में जब विकास होता है वो दिन पे दिन और भी उसका सुधार होते जाएगा, विकसित रूप होता जाएगा, तो उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। और यही संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। बौद्धिक विकास के बारे में भी जीन पियाजे ने बताया था। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे जीन पियाजे, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। बौद्धिक विकास, वही मस्तिष्क की क्रियाएं जो हैं वही विकसित होंगी तो उसे बौद्धिक विकास कहते हैं, ठीक है। जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चों को सक्रिय निर्माता, मतलब जीन पियाजे जो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं, हर कार्य बहुत ही सक्रिय रूप से सीखते हैं। कोई भी अगर बच्चे को आप पेन दे दीजिए, अभी आप पेन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो उस पेन का तोड़ फोड़ पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हो जाता है। पेन का जो
रिफिल या जो कहेंगे आप वो अलग हो जाएगा, उसका कैप अलग हो जाएगा, पूरा सब कुछ उसका तोड़ फोड़ के कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए कहे जाते हैं कि सक्रिय निर्माता होते हैं, हर चीज़ को बहुत ही सक्रिय रूप से होके सीखते हैं। वो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, शरीर होती है, वो स्थिर नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय निर्माता होते हैं, कुछ भी जो होगा वो एक्टिव होके सीखते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं बच्चे। तो कभी 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 क्या सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगर सीटेट में जो ऑप्शन आ जाए जिसमें सक्रिय लिखा है, ठीक है, वही ऑप्शन आपका 90% सही होगा। ठीक है, तो ये सक्रिय वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ज्ञान अर्जित करने में भी बहुत सक्रिय होते हैं। वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि बच्चे सक्रिय निर्माता और ज्ञान के सक्रिय निर्माता, हर चीज़ जो होता है बहुत ही एक्टिव होकर वो सीखते हैं। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बच्चा आपको देख रहा है, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और बच्चा कब सीख लिया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कब बच्चा आपको कॉपी कर लिया। आपकी हर एक्टिविटी को इतने ध्यान से देखेगा, इतने ध्यान से सोचेगा किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस तरीके से वो भी कॉपी करना शुरू कर देगा और आप कुछ ही देर में देखेंगे कि बच्चा हूबहू आप ही की जैसी कॉपी करके वो काम शुरू कर देगा करना। ठीक है, और बताया गया है कि बच्चे जो हैं ये जो स्टेटमेंट है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, इसे कहा है जीन पियाजे ने। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है, तो जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, सक्रिय निर्माता किसने कहा है, ये भी जीन पियाजे बोलते हैं। बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। तो ये 3 जो लाइन है इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को कहा गया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ खोज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे नया। अभी आप दे दीजिए कोई मान लीजिए आप एरोप्लेन लेके आते हैं खिलौना, अब वो एरोप्लेन का जो खिलौना है उसे इस तरीके से तोड़ फोड़ करेंगे बच्चे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एरोप्लेन से कब ट्रैक्टर में बदल गया। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे भी कि मम्मा हमने ये ऐसे निकाल के ये चीज़ें बना दी। ठीक है, वो हमेशा खोज करते रहते हैं। बच्चा जो होता है वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होता है, एक तरीके से कुछ ना कुछ नया खोज करता रहेगा। आप एक चीज़ देंगे, कुछ छोटा सा कागज़ देंगे, उसको भी इस तरीके से वो करना, एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। कभी उसको सर्कल में कट करेगा तो कभी ट्रायंगल में कट करेगा, उसे शेप बनाना शुरू कर देगा। फिर ट्रायंगल से मिला के, सर्कल से मिला के कुछ ना कुछ वो शेप बना देगा, जैसे कोई बटरफ्लाई या कुछ भी बनाना शुरू कर देगा और आपको बताएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं नई नई खोज करते रहते हैं, नया नया शोध करते रहते हैं। तो सेम वही कंडीशन बच्चे की भी होती है। जब बच्चा छोटा होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही क्रिएटिव माइंड, कुछ ना कुछ नया करना जारी रखता है, कुछ ना कुछ नया करना मतलब उसका लगातार शुरू ही रहता है। ठीक है, बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। तो बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर जो मानसिक क्रियाएं हैं, सोचने समझने की क्रिया है, वो तर्क करने की क्रिया जो है, समस्या समाधान करने का, निर्णय लेने का, जो सब कुछ उसके अंदर जन्म से ही उसके मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क से हम लोग एक देख लेते हैं स्कीमा, जो मस्तिष्क होता है बच्चे का या किसी का भी जो होता है मस्तिष्क, वो स्कीमा एक उसके अंदर होती है, जो एक तरीके का आप बॉक्स समझ लेते हैं, समझ लीजिएगा कि मतलब ये बॉक्स है, ये ऐसे ऐसे बॉक्स रहेगा। स्कीमा मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप मान लीजिए कोई डॉगी है, डॉगी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, डॉगी की संरचना आपके माइंड में क्या है, वो इस बॉक्स में है। और अगर फिर इसके बाद आप एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, इस डॉगी इस स्कीमा में है, लेकिन कैट को देख लेते हैं तो कैट के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये दूसरे बॉक्स में है। ठीक है, आप किसी बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, वो
तीसरे बॉक्स में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपने दिमाग में, अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है। अभी हम किसी इंसान को 2 साल पहले देखे हैं, लेकिन अगर हम आज देखते हैं तब भी हमें उसका चेहरा हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्कीमा में फीड हो गया है। तो वही जो होता है स्कीमा, एक तरीके से संगठन होता है। जब वो एक फीड हो जाता है, मतलब अपने बॉक्स में, एक एक बॉक्स में, जब वो मान लीजिए वो व्यक्ति, डॉगी, कैट जो है सभी अपने स्कीमा के बॉक्स में फीड हो गया है, तो उसे ही स्कीमा कहेंगे। मतलब जो बॉक्स में फीड हुआ है उसका सम्मिलित रूप ही स्कीमा कहा जाएगा। तो ठीक, तो बालक जो होता है वो स्कीमा के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, किस तरीके से कार्य करने का ढंग है, खोज करने की शक्ति, जो कुछ भी होता है वो जन्मजात बच्चे के अंदर होता है। लेकिन जब वो वातावरण में आता है तो उसमें विकास होने लगता है। ठीक है, जो वातावरण को महत्व दिए हैं वो वाइगोत्स्की ने दिया है, लेकिन जो जीन पियाजे थे वो बच्चों को सक्रिय निर्माता कहते हैं, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बाहर जा रहा है, बाहर जा के वो कुछ सीखेगा, नहीं। जीन पियाजे बताते हैं कि जो बच्चा होता है जब वो एक्टिविटी खुद से करके सीखता है, खुद से वो खोज करता है, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जो है वो वातावरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जीन पियाजे जो हैं ये बच्चों के सक्रिय होने पर ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, और जो बालक होता है वो 14 से 15 साल का जब होता है तो वो अधिकतम विकास कर चुका होता है। बच्चों का जो है 90% विकास 14 से 15 साल के बीच में हो गया रहता है। ठीक है, अब जो उससे आगे की एज होती है, विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन भर चलती है। लेकिन जो 90% है विकास, वो 14 से 15 साल के अंदर बच्चों का हो जाता है। लेकिन अब जो विकास हुआ रहता है उसमें धीरे धीरे वृद्धि और अच्छा होते जाता है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो जन्म से लेके जब पैदा होते हैं तब से अपने स्कीमा लेके ही पैदा होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वृद्धि होते होते 14 से 15 साल तक अधिकतम विकास कर लेते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे जो हैं वो बताते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक असतत, मतलब विकास जो है वो लगातार नहीं चलती रहती है। वो जीन पियाजे बताते हैं कि विकास जो होता है वो लगातार नहीं चलती, वो एक क्रम में चलती है। जैसे कि जीन पियाजे बताते हैं विकास की 3 अवस्थाएं, बालक की 4 अवस्थाएं बताते हैं, 4 अवस्थाएं बताते हैं। 0 से 2 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, संवेगात्मक अवस्था। दूसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक सेकेंड, जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, वो होती है संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, ये होती है मूर्त संक्रियात्मक। चौथी अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। तो ये जो जीन पियाजे हैं ये बालक की अवस्था को 4 क्रम में बांटे हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि मतलब जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का है तब उसका विकास कुछ अलग तरीके से होगा। फिर इसके बाद 2 से 7 वर्ष जो होगा अचानक दूसरी अलग विकास अलग तरीके से होगा। तो ये क्रम में बताए हैं, इसलिए ये कहते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है, जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चा जब 3 से 5 साल का होता है तो उसमें सामूहिक एकालाप शुरू हो जाता है। सामूहिक एकालाप किसे कहते हैं? जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब 3 से 5 साल के बीच का बच्चा होता है तो आप देखते होंगे कि टीचर्स पढ़ाएगा क से कबूतर, तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं क से कबूतर, जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं। तो उसे ही एक साथ जब बोलने की क्रिया होती है तो उसे ही एकालाप कहते हैं। वो 3 से 5 साल की उम्र में होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तत्व कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक विकास के तत्व जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, पहला तत्व आता है परिपक्वता।
मैच्योरिटी देख लेते हैं। पहला है परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, संतुलन। ठीक है, तो परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता उसे कहते हैं जैसे आनुवांशिका मतलब आनुवांशिक तरीके से और वातावरण के तरीके से, वातावरण से या आनुवांशिकता से जो चीज़ें हम सीखते हैं उसमें बिल्कुल निपुण हो जाते हैं, तो वही परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, परिपक्वता जो होती है वातावरण से, जैसे बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद वो जब छोटा था उसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो जो पेरेंट्स हैं या घर का कोई भी उसे धीरे धीरे खड़ा करने लगेगा, फिर बैठने लगेगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे खिसकना, चलना और उठना बैठना सब कुछ सीख लेगा। धीरे धीरे वो वातावरण से सीखना शुरू कर देगा। जब उसके अंदर जो बच्चा जब छोटा है तो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन वो समय के साथ साथ उसके अंदर परिपक्वता आती है तभी वो चलना शुरू कर देता है, उसे ही परिपक्वता कहेंगे। ठीक है, परिपक्वता जो होती है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होती है। ठीक है, अगला आता है अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई बालक है, वो जब उसे अभी साइकिल चलाने आ रही है धीरे धीरे, ठीक है, साइकिल चलाने का अनुभव उसे है, तभी वो आगे चल के बाइक चलाना सीख सकता है। किसी चीज़ को सीखना, फिर उससे रिलेट करके दूसरा नया चीज़ सीख लेना, नया काम सीख लेना, नया एक्टिविटी करना, उसे ही अनुभव कहते हैं। क्योंकि जब हम एक कार्य को दूसरे कार्य से रिलेट करके सीखते हैं उसे ही अनुभव कहेंगे। ठीक है, दूसरा आता है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जो बच्चा वातावरण से और वातावरण में लोगों से मिलता है, अपने पास पड़ोस या बाहर के समाज से क्रिया करता है, एक दूसरे से मिलजुल के जब कार्य को सीखता है, तो बालक का समाज से और बालक का दोनों लोगों की क्रिया आपस में होती है। ठीक है, तो वही सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। और चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है संतुलन। संतुलन किसे कहेंगे? संतुलन वो क्रिया होती है, क्रिया नहीं संतुलन, जैसे बच्चे का स्कीमा जो है उसमें एक बॉक्स में किसी इंसान का, दूसरे बॉक्स में किसी पढ़ाई का, तीसरे बॉक्स में किसी जानवर का, ऐसे स्कीमा में उसका स्कीमा के बॉक्स में उसके लिए भरा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें एक तरीके से संतुलन बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं आप, दाल बना रहे हैं आप, एक तरीके से जब दाल बना रहे हैं उसमें आप एक क्वांटिटी होती है कि मतलब इतनी हल्दी डालनी है, इतना नमक डालना है, इतना दाल डालना और इतना पानी डालना है। अगर वो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा तो वो दाल जो होगी वो दाल अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, जब वो संतुलित मतलब संतुलित तरीके से हम लोग डालेंगे, क्वांटिटी उसकी सही तरीके से होगी, जितना जितना ज़रूरत है बस उतना ही डालें, ताकि नमक तेज ना हो, नमक कम ना हो, तो वो संतुलन इसे ही कहेंगे। इसी तरीके से बच्चे के मस्तिष्क का स्कीमा के बारे में भी है कि जब बच्चे के सोचने समझने की जो क्षमता है वो संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, उसका संतुलन बना होना चाहिए, तो इसे ही संतुलन कहेंगे। आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन 4 तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, संतुलन में, तो वो भाषा जो होता है वो इन 4 तत्वों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं संतुलन किन 2 तत्वों से मिलके अच्छी तरीके से होता है हमारे मस्तिष्क का, तो अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन और संगठन अगर अच्छी तरीके से हो रहा है हमारे माइंड का, तो हम संतुलन अपने माइंड का अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अनुकूलन किसे कहते हैं? एक सेकेंड। अनुकूलन का अर्थ होता है इंसान जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की क्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। मान लीजिए आप किसी गर्म प्रदेश में हैं, लेकिन आपको अचानक किसी ठंडे प्रदेश में जाना पड़ जाता है, या अभी आपके यहाँ गर्मी का मौसम है, कुछ टाइम बाद सर्दी का मौसम आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गर्मी का ही कपड़ा आप सर्दी में भी पहने। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको हॉस्पिटल का चक्कर मारना पड़ सकता है। इसलिए आप गर्मी में अलग कपड़ा और सर्दी में अलग कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, उलन कपड़े जो हैं आप सर्दी में पहनेंगे, कॉटन के कपड़े आप गर्मी में पहनेंगे। तो जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तो उसे ही अनुकूलन कहलाता है, क्योंकि आप
जिस टाइम गर्मी में है उस टाइम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जब सर्दी आती है आप तुरंत वहाँ पे बदल लेते हैं खुद को। सर्दी के अनुरूप आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, सर्दी के अनुरूप आप कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वही हो जाता है अनुकूलन। ठीक है। और संगठन क्या होता है? संगठन जैसा कि हमने आपको बताया स्कीमा, स्कीमा जो होता है उसको हिंदी इंग्लिश सब में स्कीमा ही बोलते हैं। जो स्कीमा मस्तिष्क में होता है उसमें बॉक्स होता है, तो जो जिस बॉक्स में मान लीजिए एक बॉक्स में आप कोई पौधा है उसके बारे में रखे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल कि एक पेड़ है उसका पत्ता है, हरे कलर का पत्ता है, एक बॉक्स में है। और दूसरे बॉक्स में हो जाता है, मान लीजिए किसी इंसान से आप मिले हैं, वो इंसान आप उसको अच्छी तरीके से उसका बायोडाटा आपको मिलता है, आप उसे आपके मस्तिष्क में दूसरे बॉक्स में है। इसी तरीके से कई इन्फॉर्मेशन कई चीज़ें होंगी, जो चीज़ आप देखते होंगे अपने बच्चों को या घर परिवार समाज जिसे भी आप देखते होंगे, कोई डाटा कोई इन्फॉर्मेशन सभी का अलग अलग बॉक्स होता होगा जिसमें वो इन्फॉर्मेशन फीड होता है। तो वही जो सम्मिलित रूप हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, डाटा का, तो वही संगठन हो जाता है। जब ये संगठन अच्छे तरीके से होगा, अपने मस्तिष्क को आप अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, जिस चीज़ में जिस बॉक्स में जो चीज़ें हैं, मान लीजिए इसमें वो व्यक्ति है तो इसी बॉक्स में वो व्यक्ति की पहचान रहेगी, दूसरे बॉक्स में अगर पत्ते की पहचान है तो दूसरे बॉक्स में पत्ते की ही रहेगी। यही अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर ले जाते हैं तो उसे ही संगठन कहते हैं। और जब संगठन और अनुकूलन दोनों अच्छी तरीके से आपके मस्तिष्क का होगा, अच्छे तरीके से आप वातावरण में ढालते हैं खुद को, अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने मस्तिष्क में, ये दोनों प्रक्रिया अगर अच्छी तरीके से होती है तो ये सम्मिलित रूप ही संतुलन का रूप ले लेता है। ठीक है। संतुलन के कारण ही हम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं, संतुलन की वजह से ही हमारे बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। वो किसी भी कार्य में निपुण होगा। और अब देख लेते हैं अनुकूलन किस दो प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहला आता है आत्मसात और दूसरा आता है समायोजन। आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया जब अच्छे तरीके से होती है तभी अनुकूलन अच्छे से होता है। आत्मसात कैसे होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। आत्मसात कहते किसे हैं? आत्मसात का सबसे इजी वर्ड आपको बोला जाए तो वो प्लस, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कोई पौधे के बारे में आप जान रहे हैं कि यहाँ एक पौधा है। ठीक है। पौधा देखिए बहुत सुंदर है, मान लीजिए पौधा है। ठीक है। और जब ये पौधा है इसमें आप लोग जान रहे हैं कि ये पत्ती है, हरे कलर की पत्ती है। ठीक है। अब इसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें ये फल लगता है। मान लीजिए कि एप्पल का फल लगता है, तो वही एप्पल का फल जो है आप इन्फॉर्मेशन आपको तो मिली है कि मतलब ये पौधा है, फिर उसमें पत्ती है, पत्ती हरे कलर की, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो पौधा है ये इस पे एप्पल का फल लगता है। ठीक है। तो यही जब हम अपनी जानकारी में मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लेते हैं तो उसे ही आत्मसात कहते हैं। मतलब किसी डाटा में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ लेना ही आत्मसात कहलाता है। ठीक है। और समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन जैसे, एक सेकंड रुक जाइएगा, अपनी सूचना या इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मॉडिफाई या एडजस्ट करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे एक मतलब बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। किसी बस में आप जा रहे हैं, ये मान लीजिए बस है, बहुत अच्छी बस है। ठीक है। मान लीजिए तो कान बन गया ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें सारी बस फुल है, सभी पैसेंजर से भरी हुई बस है, लेकिन एक आदमी और आ रहा है जिसे आपको इसमें बिठाना है इस बस में। तो आप धीरे धीरे हल्का हल्का खिसक के ही उसमें किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, उसको भी मतलब समायोजित कर लेंगे उस बस में, वही हो जाएगा समायोजन। और आत्मसात, ये दोनों जब मिल जाता है तो अनुकूलन अच्छी तरीके से बच्चे का होता है। बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को वातावरण में ढालने लगता है। जब अनुकूलन अच्छा और संगठन अच्छा होने लगता है तो वहीं पे बच्चा संतुलन कर लेता है अच्छे तरीके से अपने दिमाग का। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जान लेते हैं पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी बालक की। पियाजे जो थे वो बालक की 4 अवस्था बताए थे।
पहला है संवेदी पेशी अवस्था, इसका अन्य नाम भी है इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इसीलिए इसे संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। गत्यात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं। और इसकी उम्र जो होती है जन्म से लेके 2 वर्ष की होती है। ठीक है, तो कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि संवेदी पेशी अवस्था कितने साल की होती है, तो आंसर हो जाएगा जन्म से लेके 2 साल की अवस्था जो होती है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया मतलब तर्क करने से पहले की जो अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल भी तर्क नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल भी तर्क नहीं कर पाता है, जो देखता है बस वही देखता है, जो मतलब उसको तर्क करने की क्षमता उसके मस्तिष्क में नहीं होती है। इसकी एज 2 से 7 साल की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी आती है, ये 7 से 11 साल की एज होती है, जिसमें बच्चा कुछ देखता है तभी सीखता है, उसे हर चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखना चाहिए। ठीक है, और एक चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था। आइए हम लोग इस अवस्था को डिटेल से जानते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके ही जाइएगा, बीच में स्किप करके ना जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था, इसे गत्यात्मक, इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, इसे इस अवस्था का नाम है। ठीक है, कभी कभी नाम भी पूछ देता है, हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं गत्यात्मक अवस्था कौन सी है, उसकी उम्र क्या है, तो वो अवस्था हो जाएगी प्रथम अवस्था। जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु जो होती है वो इंद्रियगामक अवस्था होती है या गत्यात्मक अवस्था होती है। तो ये नाम जो है अलग अलग, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसे जीन पियाजे ने बताया है, जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, अब देख लेते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है बालक में जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था, मतलब प्रथम अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व तो पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं बच्चे में जब बच्चा छोटा होता है, मान लीजिए कि 6 से 7 महीने का है या 1 साल का भी हो गया, तो बच्चा अभी इसमें वस्तु अस्थायित्व भी पाया जाता है, वस्तु अस्थायित्व भी पाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा 1 साल तक लगभग होता है तो मान लीजिए बच्चे को आप कोई वस्तु दिखाते हैं तो वो जब तक देखेगा उस मान लीजिए आप बॉल दिखा दें। ठीक है, बच्चा जब तक बॉल देख रहा है तब तक वो समझ रहा है, जान रहा है कि हाँ ये बॉल है, लेकिन आप उसको कुछ ही देर बाद उसके पास से बॉल हटा देते हैं तो उसे याद नहीं रहेगा कि बॉल कहाँ है, कैसे है और क्या चीज़ थी। ठीक है, बच्चा भूल जाता है क्योंकि उसके अंदर वस्तु की अस्थायित्व तो नहीं उस टाइम रहेगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 1 साल से 2 साल के बीच में जब जाता है बच्चा, तो उस टाइम बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होने लगता है, क्योंकि आप अगर बच्चे को वो चीज़ दिखाते हैं, मान लीजिए बॉल आप दिखाते हैं, फिर कुछ देर के लिए आप उसे हटा देते हैं, तो वो बच्चा कुछ देर बाद उसे खेलने, उस टाइम आप हटा दिए तो बच्चा खेलने के मूड में नहीं है, तो उसके लिए आपसे रोएगा नहीं, ना ही आपसे मांगेगा। लेकिन जब बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है तो बच्चा जब उसको खेलने का मूड बनेगा वो आपसे बॉल मांगेगा, इशारा करके या रो करके चिल्ला करके वो मांगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ यहाँ बॉल थी, बॉल इस तरीके की थी, बॉल को पापा ने लिया, बॉल को पापा खेल रहे थे, मतलब कुछ भी A to Z जो भी आपने बॉल के साथ किया उसे याद रहेगा, क्योंकि अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, तो वो आपसे बॉल के लिए रोएगा, मांगेगा। तो यही होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। और तीसरा हो जाता है ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों से सीखने का अर्थ हो जाता है कि मतलब बच्चे का जो ज्ञानेंद्रिय होती है, छूना, महसूस करना और सुनना, सूंघना, ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चे के अंदर, उसी से बच्चा सीखता है। कहा जाता है कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वही बच्चे की पहली शिक्षक होती हैं। ठीक है, उसी से बच्चा जब जन्म लेता है उसी से ही सीखता है, क्योंकि आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप क से कबूतर, ख से खरगोश ये सब पढ़ा रहे हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला जब बच्चा 2 साल तक का रहेगा।
लेकिन वो अपने हाथ से क्या छू रहा है, आप उसे किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, किस तरीके से उसे डांट रहे हैं, उसका उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो उससे सीखेगा। ठीक है, तो बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष का होता है जब, तब बच्चा केवल अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, छू करके, महसूस करके, उसके साथ खेल करके उसी से सीखता है। आता है नेक्स्ट, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चा जो होता है लक्ष्य को देखते हुए कार्य करना शुरू कर देता है जब 2 साल का हो जाता है। बच्चे के सामने मान लीजिए आप कोई बॉटल रख देते हैं, तो उसको खेलने का मूड रहेगा तो वो बॉटल को देखेगा, दूर से देखेगा, आप उसे दूर रखे हैं बॉटल को, लेकिन बच्चा देख रहा है, उसे वो अपना लक्ष्य बना लेगा। धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसे चलने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो खिसकते खिसकते उसके उस बॉटल के पास पहुंच जाएगा और उस बॉटल को लेकर के खेलना शुरू कर देगा। जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है ये तो इंसान जीवन पर्यंत करता रहता है। हर इंसान का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तो ये क्रिया जो होती है वो 2 साल की उम्र से बच्चे के अंदर आ जाती है। किसी भी काम को करने के लिए घर में से बाहर जाएगा तो उसका एक लक्ष्य हो जाएगा कि हम इतना काम, मतलब यहाँ से यहाँ खेलेंगे, बॉल से खेलेंगे, बॉल दूर है तो उसको पकड़ के लाएगा, चिड़िया देख लेगा तो चिड़िया के पीछे पीछे भागने लगेगा। तो ये एक लक्ष्य बना लिया है बच्चा। ठीक है, वो लक्ष्य को देखकर वो कार्य करना शुरू कर देता है उसके लिए। तो अब देख लेते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था आ जाती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था को क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो होता है बच्चे के तर्क करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। जो वो आप उसे बता रहे हैं वो उसे जानेगा, जो आप उससे कह रहे हैं वो सुनेगा, लेकिन वो तर्क नहीं कर पाएगा कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, चिड़िया क्यों उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है। तर्क मतलब तर्क एक तरीके से अपना लॉजिक नहीं लगा पाएगा बच्चा। ठीक है, जो आप उसे बताएंगे वही उसे उसके लिए सत्य होगा, वही उसे मानेगा। बच्चे के अंदर अपलटावी का जो गुण होता है उसमें कमी होती है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को आप मेले में लेके जाते हैं, बच्चा आपसे हाथ छुड़ा के जाने लगेगा, क्योंकि उसे लगता है कि बस अब मैं अपने लक्ष्य पे आ गया हूँ, बस इसके आगे मैं सारा काम कर लूँगा। वो आपसे बोलेगा मम्मा या पापा आप जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर वहाँ से बच्चा मेले में तो जाएगा, लेकिन वहाँ से आना है कैसे वो उसे नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो वही हो जाता है अपलटावी गुण की कमी, क्योंकि वो आना भूल गया है, रास्ता ही भूल गया है। लगभग काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है जब छोटे होते हैं लोग तो। ठीक है, तो वो अपलटावी का गुण जो होता है उसके अंदर कमी होता है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसे अगर आप दोबारा मतलब पीछे की तरफ आके करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है सजीव निर्जीव को समझ नहीं पाता है बच्चा। बच्चा जो होता है वो कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चे को टेबल से चोट लग जा रही है, बच्चा कहीं जा रहा है तो उसे ये नहीं लगेगा कि वो टेबल, उसे ऐसा लगेगा कि मतलब टेबल उसे चोट पहुंचाया है। जब उसके घर के लोग या पेरेंट्स जब उसे उस टेबल को डांटेंगे या एक आध दो झापड़ मार देंगे तो उसे संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ इसने मुझे चोट पहुंचाई, पापा ने इसे भी मार दिया। ठीक है, तो बच्चा उतने में वो खुश हो जाता है। कभी कभी वो टेबल से ही बातें करेगा या दीवार से ही बातें करेगा, बुक ले लेगा, बुक से बातें करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बुक उससे बात कर रही है। ठीक है, तो सजीव में भी निर्जीव समझने लगता है और निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है। समझ नहीं, मतलब दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है, क्या कौन सी चीज़ हमसे बात कर सकती है, कौन सी चीज़ें हमसे बातें नहीं कर सकती। ठीक है, तो बच्चा जो है वो अपने आप में ही सीमित रहता है। अगला आ जाता है अपनी समझ को ये बच्चा सब कुछ समझने लगता है, अहम केंद्रित होता है। जब बालक अपने आप से ही बातें करता है उसे अहम केंद्रित कहते हैं। कभी कभी बात केवल अपने आप से बातें करना ही इसमें नहीं आता है। जैसे बालक अपने मत को, अपने विचार को ही वो सर्वोपरि मानता है। जैसे उसे ऐसे लगेगा कि छोटा भीम अगर वो कार्टून पसंद करता है तो उसे ऐसा लगेगा कि सभी लोग छोटा भीम कार्टून पसंद करेंगे। ठीक है, वो जो भी काम करेगा उसे ऐसा लगेगा कि सभी लोग ये काम करना पसंद करेंगे। वो अपने आप में ही बहुत बिजी रहेगा, अपने आप में ही मगन रहेगा, किसी से कोई विशेष मतलब नहीं उसे रहता है। अगला आ जाता है वर्ड ज्ञान, सिंबॉलिक थॉट।
जो बच्चे में आ जाता है। जैसे कि उसे अगर आप ए फॉर एप्पल लिख के दिखाएंगे तो केवल आप ए लिख रहे हैं, लेकिन बच्चा ए को देख करके समझ जाता है कि ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो सिंबॉलिक थाट उसके अंदर इंक्रीज होने लगता है। कोई वर्ड लिखते हैं आप तो उसको वो समझने लगता है। केवल उसे बस शब्द लिखने की ज़रूरत है, बाकी वो उसे आप क्या बताना चाह रहे हैं वो समझने लगेगा, ठीक है। दूसरा अगला आ जाता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जैसे आप बच्चे को एक बॉटल लिए हैं, ठीक है। ये बॉटल नहीं है तो बीकर हो जा रहा है, बॉटल, ठीक है। मान लीजिए बॉटल है, ठीक है। बॉटल आप बच्चे के लिए लिए हैं, अब वो पिंक कलर की बॉटल है। जब बच्चे को बॉटल दिखाएंगे आप तो वो उसके कलर पे मतलब केंद्रित हो जाएगा, उसे जो कलर अट्रैक्ट होने लगेगा वो कलर की तरफ, तो वही केंद्रीकरण होता है। जैसे बच्चे का ध्यान बच्चा जिस पे ध्यान देने लग उसे ही केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ पे एकाग्र होके बच्चा जब सोचने लगता है उसे ही केंद्रीकरण कहते हैं। अगला देख लेते हैं। ये आता है तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे को प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। बच्चे को आप कुछ दिखा के सिखा रहे हैं तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। उसे अगर आप जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उससे अगर आप कोई छोटा पौधा ला कर के दिखाते हैं, बताते हैं कि ये पौधा है, इसकी पत्ती है ये, और ये फल यहाँ पे लगता है, तो उसे अगर आप दिखा के बताते हैं तो वो अच्छी तरीके से कैच करता है। और उसे ये ऐसी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था जिसमें बच्चे को प्रत्यक्ष की ज़रूरत होती है। उसे जो अगर आप उसे अच्छे तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा समझाना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो आपको वो एक मॉडल है, उसके मॉडल जो होता है बच्चे को दिखा कर के आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें बच्चे को मूर्त संक्रिया मतलब चीज़ें दिखा करके हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो देख करके ही ज़्यादा समझता है, देख करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाता है, ठीक है। मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान शुरू हो जाता है उसके। जैसे वो बच्चा अगर आप उसको पौधा दिखाते हैं तो पूछता है कि ये ज़मीन पे कैसे खड़ा है, ये ज़मीन पे चलता क्यों नहीं है, क्यों एक ही जगह खड़ा है, इसके ऊपर फल कैसे आ जाता है, मतलब तर्क करना शुरू कर देता है, कब कहाँ कैसे क्यों, मतलब विज्ञान मतलब एक वैज्ञानिक जो होता है बनना शुरू हो जाता है, उसमें खोज करने लगेगा। मैं एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। जैसे ऐसा शायद आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कोई फल खा रहे हैं तो उसका बीज जब अगर हम लोग खा लेते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि बीज तुम खा लिए, अब तुम्हारे अंदर मान लीजिए मैंगो का अगर हम लोग बीज खा लेते थे तो ऐसा डर आ जाता था कि हमारे पेट के अंदर अब वो पौधा आ जाएगा, पौधा होने लगेगा तो फिर वो फल देगा, तो डरने लगते थे, ठीक है। तो ऐसा आई थिंक सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। तो जो है वो इसी अवस्था में होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अगला आता है वर्गीकरण आकार तथा आकृति। वो जो बच्चा होता है, मान लीजिए आप एक छोटा ग्लास लिए हैं और एक बड़ा टब है, तो इसमें आप मान लीजिए कि थोड़ा सा पानी इसमें रखे, उतनी ही मात्रा आप टब में भी रखते हैं, तो बच्चा उसमें अंतर करना जान जाता है कि अगर इसमें 250 ml जल है तो इसमें भी 250 ml ही जल होगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, अगर ये पूरा भरा हुआ दिख रहा है तो इसमें कम होगा, ऐसा नहीं। वो वर्गीकरण करना सीख लेता है, ठीक है। आकार भी समझने लगता है, आकृति भी समझने लगता है, मतलब क्षेत्रफल के बारे में लगभग धीरे धीरे बच्चा सीखना शुरू कर देता है इस अवस्था में। वस्तुओं का संरक्षण करना शुरू कर देता है वो। जैसे कि बच्चा जो होता है वो चिल्लर, जैसे पहले होता था कि हम लोग जब छोटे थे तो चेंज मतलब छोटा छोटा 1-1 2-2 का सिक्का जो था हम लोग इकट्ठा करके रखते थे। नोट जो थी उसको हम उतना इकट्ठा करना नहीं पसंद करते थे जितना कि हम लोग चिल्लर इकट्ठा करना पसंद करते थे। तो वो जो अवस्था होती है इसमें
बच्चा चिल्लर रखना शुरू कर देता है। उसको मतलब कोई भी सामान हो, कोई भी खिलौना हो, उसको इकट्ठा करके रखना पसंद करता है, इकट्ठा करता है, सारे खिलौनों को एक साथ रखता है। चीज़ों को इकट्ठा करके उसे सजाना, उसको क्रमबद्ध तरीके से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस तरीके से क्रम में भी सजाना वो इस अवस्था में शुरू कर देता है, तीसरी अवस्था में 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है। और बच्चा जो होता है उसको पहले अगर उदाहरण दे के आप पढ़ाते हैं, फिर नियम की तरफ लेके जाते हैं, तो वो बच्चा जो होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। ये जो विधि होती है उदाहरण से नियम के तरफ की विधि, इसे आगमनात्मक इसे आगमन विधि कहते हैं। ठीक है। बच्चे को इस अवस्था में बच्चे को पहले उदाहरण देना चाहिए, इसके बाद आप नियम की तरफ लेके जाना। जैसे कि आप पहले मैथ अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले आप एक एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसके थ्रू आप उसको फार्मूला सिखाइए। ठीक है। तो ये तीसरी अवस्था में बच्चे को उदाहरण से नियम की तरफ पढ़ाया जाता है। ठीक है। चीज़ों को सजाना सीख लेता है, हम लोग पीछे देख लिए। और विकेंद्रीकरण, जो चीज़ें वो सीखता है, जो चीज़ें वो सीखता है उसको तोड़ मरोड़ के इसमें इस अवस्था में जो होता है, तीसरी जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कुछ चीज़ों को तोड़ करके सीखने लगता है। और जो दूसरी अवस्था थी उसमें बच्चा केंद्रित होने लगता है, किसी चीज़ के प्रति वो केंद्रित होकर सोचने लगता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था होती है इसमें बच्चा जो होता है उसको, मान लीजिए बच्चे को किसी पेड़ के बारे में आप बता रहे हैं, तो जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जब आप पेड़ दिखाते हैं तो वो पूरे पेड़ पे ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। कि पेड़ इतना बड़ा है, उसकी विशेष पत्ते पे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जो तीसरी अवस्था होती है इसमें बच्चा पेड़ को देखेगा, इसकी लंबाई कितनी है, ये किस कलर का है, इसकी पत्ती किस कलर की है, तो वो विकेंद्रीकरण इसी को कहते हैं। ठीक है। वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के सीखना शुरू कर देता है। चौथी अवस्था आ जाती है अमूर्त चिंतन, अमूर्त अवस्था। ठीक है। तो ये अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे को अगर आप कुछ नहीं दिखाते हैं तब भी बच्चा सीखने लगता है, तब भी बच्चा अच्छी तरीके से, मतलब उससे प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती है, आपको उसको किसी भी चीज़ को दिखा के सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसे केवल बताते हैं तब भी वो चीज़ों को समझता है। इस चौथी अवस्था में बच्चे को नियम से पहले सिखाएंगे, फिर उदाहरण की तरफ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका दिमाग जो होता है बहुत ही विकसित हो चुका रहता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।